हाँ जी, तो इंडियन इकोनॉमी के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपका स्वागत है। क्या क्या देखेंगे अपन फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका वेटेज कितना है, वो एग्जाम में कितना काम आएगा वो देखना बहुत जरूरी है। स्पेशली प्रीलिम्स स्टेज पे, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो चाहे आरएस वाला प्रीलिम्स हो। यदि उसका वेटेज ठीक ठाक नहीं है तो फिर हम उसे छोड़ के जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स कट ऑफ का गेम होता है। यहाँ पे मेरिट डिसाइड नहीं होती वैसे, ठीक है। दूसरा, हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, चाहे यूपीएससी का सिलेबस इंडियन इकोनॉमी का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे बाकी जो राजस्थान के दूसरे एग्जाम्स हो। क्या हम जो ये लेक्चर्स करेंगे वो सारे एग्जाम्स में एप्लीकेबल है या नहीं है, ये अपन देखेंगे। तीसरा, आउटपुट टेबल या प्लान, जिसे मैं बोलता हूँ कि कौन से दिन कौन सा लेक्चर करेंगे, या आज ही हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारे ये जो कोर्स है वो कितने लेक्चर्स में बटा हुआ है, कौन से दिन कौन सा लेक्चर आएगा। उससे क्या है कि एक माइंड मैप रहता है आपके पास। ये जूम आउट यदि हम पूरे सिलेबस को कर लेते हैं तो एक डायरेक्शन हमें हमारे पास रहती है। तीसरा है लेक्चर की आउटलाइन। ये तो चलो पूरा प्लान की बात हो गई। एक पर्टिकुलर लेक्चर में क्या क्या होगा, जैसे सबसे पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद में पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे कि देखो ये जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े उनसे सारे पीवाईक्यू कंफर्टेबली हो रहे हैं कंसेप्चुअल साइड पे अपन देखें तो। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, ये अपन ढंग से देखेंगे। और क्या क्या सोर्स मैं कवर कर रहा हूँ, सोर्स आज बताना जरूरी है, फिर हर लेक्चर में नहीं बताऊंगा, आज सारे चीज़ों का सोर्स बता दूंगा, ताकि एक माइंड में आपकी एश्योरेंस रहे कि यार हाँ, अब मुझे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, नियॉन करवा देगा, या फिर मुझे यार आरबीएससी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अपन सोर्स भी आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा इस तरीके से अपन प्रोसीड करेंगे। तो पहली स्लाइड देखो भाई क्या बोल रही है। यूपीएससी की हम बात करें तो एवरेज 14-15 क्वेश्चन आते हैं। जैसे पिछले साल 14 या 15 क्वेश्चन आए थे, उससे पिछले साल 14 क्वेश्चन आए थे, उससे पिछले साल 13 क्वेश्चन आए थे। तो लगभग एवरेज अपन देखें तो 14-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब लगभग 25 से 30 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमी यूपीएससी में आ रही है। और सारा अपना 8-10 लेक्चर्स में सारे इंडियन इकोनॉमी ढंग से कवर करेंगे। मैं 14-15 की गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन 10+ क्वेश्चन आप ढंग से कवर करके आ सकते हो यूपीएससी में इन लेक्चर से। कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हम देखेंगे, डेटा और फैक्ट भी हम अपडेट करेंगे, जैसे रेपो रेट क्या होती है हम अच्छे से देखेंगे। फिर इकोनॉमिक सर्वे में रेपो रेट के बारे में क्या ट्रेंड दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ रहा है, कहाँ पे फर्क पड़ रहा है, वो अपन देखेंगे। और अभी रिसेंट में आरबीआई की वेबसाइट को विजिट करके हम देखेंगे कि अभी रेपो रेट क्या चल रही है, ठीक है। तो ये अपन ऐसे देखेंगे। आरएस की यदि मैं बात करूँ तो एवरेज 7-8 क्वेश्चन आते हैं, मतलब लगभग 10 मार्क्स का। और आपको पता है 10 मार्क्स में तो पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। इकोनॉमिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है, प्योर रटने का सब्जेक्ट नहीं है ये। यदि आप आराम से समझोगे ना तो आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट भी आने लगेगा, ठीक है। और अदर एग्जाम की जैसे बात करूँ, जैसे अभी एसआई वाला एग्जाम आने वाला है, तो उसमें एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली देखो, अच्छी बात ये है, जैसे ये आरएस वाला यदि ब्रेकडाउन अपन करें तो ये है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो 7-8 क्वेश्चन इसमें लगभग आ रहे हैं। तो लगभग 10-12 मार्क्स का आरएस में अपन कवर करेंगे, और यूपीएससी में अपन 20-25 मार्क्स का कवर करेंगे। मेंस का भी डर आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। मेंस का डर कैसे, जैसे मान लो मैं फिस्कल डिफिसिट पढ़ा रहा हूँ, राजकोषीय घाटा में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वहां पे आपको लेक्चर्स के बीच में ये भी बोल दूंगा कि यार फिस्कल डिफिसिट का इतना हल्ला क्यों मचता है भाई हर बार बजट में, क्यों अपोजिशन फिस्कल डिफिसिट को लेके इतना कंसर्न होता है, क्यों गवर्नमेंट अपने आप का बचाव करती रहती है फिस्कल डिफिसिट को लेके, है ना। फिस्कल डिफिसिट बढ़ने से बाकी सेक्टर्स पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बॉन्ड यील्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सारी जो मतलब ना डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, इससे आपके मेंस में भी आपको फायदा होगा। और जैसे आप न्यूज़पेपर में बहुत बार पढ़ते हो ना, रेपो रेट घट गई बढ़ गई, जैसे आज ही न्यूज़पेपर में कोई खबर आई है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट क्लाउड्स फेड्स पाथ ऑन इंटरेस्ट रेट, ये एक खबर आई है आज। तो अब इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये न्यूज़ न सिर्फ आपको समझ में आएगी, बट आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा इस न्यूज़ में कि अच्छा यार वॉर हो रही है, वॉर हो रही है, यार वहाँ पे ना ये एनर्जी सेक्टर्स पे क्राइसिस आ गया, एनर्जी डिफिसिट हो गया, एनर्जी डिफिसिट हो यार महंगाई बढ़ गई यार, मुद्रास्फीति बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो फेडरल रेट अब रेपो रेट को फेडरल रेट को कम करेगा या ज़्यादा करेगा, ये सारी चीज़ आपको समझ में आने लग जाएगी कि यार फेडरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए उसको कम करना चाहिए था फेडरल रेट, और वो कम कर भी रहा है धीरे धीरे, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई इसलिए इसको टाइट करना पड़ेगा, तो टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी उनको अपनानी पड़ेगी। तो अब यूएस डिलेमा में आ गया कि यार एक तरफ एम्प्लॉयमेंट है, एक तरफ इन्फ्लेशन है, ये सारी चीज़ें आप खुद रिलेट कर पाओगे, है ना। रोजगार का क्या रिलेशनशिप है मुद्रास्फीति से, जीडीपी का, सारी चीज़ें आपको इंटरेस्ट आने लगेगा सारी न्यूज़ में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका एग्जाम तो क्लियर होगा ही होगा। एग्जाम में अगेन बोल रहा हूँ, मैं कभी भी 100% का क्लेम नहीं करता, कभी भी हूबहू क्वेश्चन का क्लेम नहीं करता, बट 70-80% की मैं गारंटी ले सकता हूं कि जैसे 10 क्वेश्चन है, आप 7-8 क्वेश्चन आराम से अच्छे से सही करके आओगे, कंसेप्चुअली आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है। तो इसकी मैं गारंटी लेता हूं। अब आगे चलते हैं अपन, अब अपन सिलेबस देख लेते हैं भाई एक बार फटाफट से।
तो यूपीएससी की यदि मैं बात करूं तो सिंपल मोटा मोटा ये लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, मोटा मोटा बस इतना सा लिखा हुआ है। डिटेल में सिलेबस यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आरएस में डिटेल में दिया हुआ है। और इंटरेस्टिंगली देखो, जैसे जैसे हम एग्जाम्स की जो स्टेप्स नीचे जाते जा रहे हैं, सिलेबस बड़ा होता जा रहा है। एसआई में और बड़ा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो एसआई का तो एक्चुअली जो पिछले साल प्रीलिम्स का आरएस का सिलेबस था ना, वही डिटो चिपकाया हुआ है। लेकिन अभी आरएस में सिलेबस चेंज हो गया, तो थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे ये ई कॉमर्स हटा दिया, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये अकाउंटिंग कंसेप्ट टूल यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन हटा दिया। तो ये अपन लास्ट टॉपिक में बात कर लेंगे, आखिरी में, है ना। कि मान लो जो एसआई वगैरह के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो इन लेक्चर्स को देखते हैं, तो एक लेक्चर में आधा घंटा अपन इन पे बात कर लेंगे कि जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट टूल एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, तो वो मैं फटाफट से आपको 15-20 मिनट में पढ़ा दूंगा, मेन चीजें, ठीक है। बाकी अच्छी बात ये कि चाहे आप टीचर का एग्जाम ले लो, चाहे एसआई ले लो, चाहे यूपीएससी ले लो, चाहे आरएस ले लो, सिलेबस सेम है। और कंसेप्चुअली आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आप यूपीएससी के सवाल भी सोल्व कर पाओगे और छोटे एग्जाम के सवाल भी सोल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये हो गया साहब। हिंदी में भी सिलेबस है आर्थिक संवर्धि और विकास। अब इसका डिटेल में फिर एसआई में दिया हुआ है भाई, इसमें जो आर्थिक संवर्धि है उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आएगी, तो डिटेल में दिया हुआ है, तो अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात अपने को समझने की जरूरत है। देखो, इकोनॉमिक्स में सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, और जब प्रीलिम्स की हम बात करें, जब कट ऑफ क्लियर करने की बात होती है, तो हमें उन टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है जिनसे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ये पूरा इकोनॉमिक्स यदि 3 सारे पिलर्स में बांटा जाए, तो ये जो 3 पिलर है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पिलर? जैसे बजट वाला हो गया, बैंकिंग हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी, जीडीपी वाला हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये जो 3 सेक्टर है इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, और साथ में ट्रेड भी अपन ले लेते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट है। और फिर इन्फ्लेशन वाला हो गया इसमें मॉनेटरी। ये 3 जो पिलर है, इसमें आपका 70% इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। देखो 47, 16, 13, ठीक है। तो लगभग 70-80% इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। इसे मैं बोलता हूँ कोर इकोनॉमिक्स या सेक्टरल इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद में जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, पॉवर्टी हो गया, सब्सिडी हो गया, पीडीएस हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इनमें इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ये भी अपन अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन ये सेकंड पार्ट होगा अपना। तो पूरे सिलेबस को अपन ने 2 सेक्शंस में बांट दिए। पहला सेक्शन है कोर इकोनॉमी और दूसरा सेक्शन है सेक्टोरल या वेलफेयर इकोनॉमी। शुरू के जो 6 लेक्चर, इनमें अपने को टाइम लगेगा, है ना। टाइम कैसे लगेगा? क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक है, इनमें आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर रही है। सिर्फ ये रटवाएंगे नहीं कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी में कितने लोग हैं, कैसे कोरम डिसीजन लेता है, ये सब नहीं, उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। क्योंकि आजकल प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए, और उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। क्या रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा, रेपो रेट घटने से क्या होगा, रेपो रेट का शेयर मार्केट पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये सब चीजें, रेपो रेट का एग्रीकल्चर पे क्या फर्क पड़ता है, सारी चीजें अपन इंटरलिंक करके पढ़ेंगे पूरी इकोनॉमिक्स को, तो आप आराम से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे आज 6 मार्च से तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया। अब अल्टरनेटिव डे में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे 8 मार्च को अपना मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति खत्म हो जाएगा। 10 मार्च को अपना बैंकिंग और स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार खत्म हो जाएगा। 12 मार्च को अपन बजट निर्माण, लोकवित्त, राजकोषीय नीति, फाइनेंस कमीशन, ये सब कर लेंगे अपन, है ना, फिस्कल पॉलिसी वगैरह। 14 मार्च को फिर अपन टैक्सेशन में देखेंगे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, और फिर जीएसटी को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि जीएसटी अलग से मेंशन है अपने सिलेबस में। उसके बाद में नेशनल इनकम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वगैरह अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और आप यदि अपने सिलेबस में देखोगे ना, आरएस वगैरह में, इनमें तो टॉपिक्स इधर उधर डाले हुए हैं उन्होंने। मैंने इन टॉपिक्स को अरेंज कर दिया, जैसे इन्फ्लेशन नीचे डाला हुआ है बहुत, और मॉनेटरी पॉलिसी ऊपर डाला हुआ है। हम इनको क्लब करके पढ़ेंगे एक साथ। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि अपने को पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो वन ऑफ द मेजर जो टास्क होता है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। तो जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ी, अब हम साथ में इन्फ्लेशन भी निपटा देंगे। इससे क्या होगा कि वायर्ड जो ब्रेन में जो वायरिंग होगी ना इकोनॉमिक्स की, वो बहुत अच्छे से होगी, डॉट्स अच्छे से कनेक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि आज मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हो और 10वें लेक्चर में जाके इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। ऐसा नहीं करेंगे अपन, ठीक है। जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अपन एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक है, तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के साथ में अपन सब्सिडीज और पीडीएस भी पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में अपन एमएसपी पढ़ेंगे, स्वामीनाथन वगैरह सारा पढ़ेंगे, और एमएसपी के दर पे ही एफसीआई प्रोक्योर करती है। जो एफसीआई खरीदती है एमएसपी के दर पे खरीदती है। तो उसी के बाद में अपन पीडीएस पढ़ लेंगे, क्योंकि पीडीएस में जो राशन आता है वो कहाँ से आता है, जो गेहूं आता है कहाँ से आता है, एफसीआई प्रोक्योर करती है, उसी से आता है। तो एग्रीकल्चर के साथ में इसको भी निपटा देंगे अपन। तो इस तरीके से मैंने क्लब कर दिए, बिल्कुल साइंटिफिकली क्लब किए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी चीज़ें समझने में, ठीक है। तो अपना टारगेट रहेगा 25 मार्च तक खत्म करने का, ठीक है। 1-2 दिन डिले हो सकता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा जो वादा किया है आपसे 25 मार्च का वो खत्म कर दूं मैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी निकट है, यूपीएससी प्रीलिम्स भी आ रहा है, फिर बाकी एग्जाम्स भी आ रहे हैं, आरएस की भी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो अपन टाइम पे इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। 1-2 दिन इधर उधर हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे। थोड़ा सा आप भी समझने की कोशिश करना, टीम को परेशान मत करना, ठीक है। लेक्चर के आउटलाइन की यदि मैं बात करूँ,
तो एक लेक्चर कैसे कैसे चलेगा, सबसे पहले लेक्चर होगा अपना, जैसे मान लो आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ है ना, या फिर कल जैसे मान लो मॉनेटरी पॉलिसी होगा 8 तारीख को। अब मॉनेटरी पॉलिसी का फिर पीवाईक्यूज अपन उसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि देखो अपने सारे कंसेप्ट देख लिए, देखो ये यूपीएससी वाला क्वेश्चन भी अपने सोल्व हो रहा है, देखो ये आरएस वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो रहा है, देखो एसआई वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो रहा है, सारे अपन ने देख लिए। फिर अगले लेक्चर में फटाफट से 10-15 मिनट पिछले वाले लेक्चर का रिवीजन कर लेंगे, उससे क्या आपके डोट्स अच्छे से कनेक्ट होंगे। और फिर ये बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से टेलीग्राम पे आएंगे, वो चैनल है, मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे ही, और या फिर इस वीडियो के जो पिंड कमेंट है उसमें उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हर टॉपिक के 15-20 क्वेश्चन आएंगे, जिससे सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जब नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे उससे पहले पिछले वाले लेक्चर का 10-15 मिनट अपन रिवीजन कर लेंगे। इस तरीके से पूरे लेक्चर की आउटलाइन होगी, ठीक है। सोर्सेज की बात करूं तो देखो आरबीएससी वगैरह ये बेसिक है, बेसिक को नहीं भूलना है। आरबीएससी हो गया, एनसीईआरटी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ये जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी की कैलकुलेशन हो गया, अलग अलग जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड्स हो गए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 ईयर प्लानिंग में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे रमेश सिंह सर की बुक है, और क्या नाम है, इकोनॉमिक सर्वे में पूरा कवर करूंगा, बजट में पूरा कवर करूंगा, है ना। मृणाल सर, बिल्कुल मृणाल सर के जो हैंडआउट्स वगैरह है वो भी मैं आपका कवर करूंगा, ताकि आपका कुछ छूटे नहीं। और इसके लिए ड्यू परमिशन तक ली हुई, मैंने मृणाल सर को मेल तक लिखा हुआ है पहले, जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू किया था, कि सर मैं इस तरीके से यूज करना चाहता हूँ, आपका जो हैंडआउट उसको पढ़ना चाहता हूँ। तो सर ने कहा हाँ, कुछ जगह गैर वाणिज्यिक उद्देश्य से ऐसे चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरी ड्यूटी थी, मतलब कि यदि कोई इतनी मेहनत कर रहा है और मैं उनका कंटेंट पढ़ के मैं बच्चों तक डिलीवर कर रहा हूँ, तो उनको ड्यू क्रेडिट देना बिल्कुल जरूरी है, और उनसे परमिशन भी लेनी जरूरी है। तो बिल्कुल मृणाल सर से परमिशन भी ली है, और मृणाल सर का अपन क्रेडिट भी देंगे जब भी कहीं भी यूज करेंगे तो, ठीक है। एक इकोनॉमिक्स 3 नाम से एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, डेविड सोफियन और एक क्या नाम है, डेनियल मैकडोनाल्ड, ये अच्छे ऑथर है। तो ये मेरे इंटरेस्ट के कारण मैं पढ़ता रहता हूँ, तो ये भी, इसमें भी जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से कवर्ड है, मॉनेटरी पॉलिसी और ये सब के, तो वो भी मैं आपका कवर करवा दूंगा। मतलब आपको कुछ भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूं ना, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। हाँ, पहले से ही एक दो चीज़ों की माफ़ी ये है कि देखो भाई, जिससे लेक्चर कंप्लीट हो उसकी पीपीटी आपको एंड टू एंड मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे और पिंड कमेंट में। लेकिन जो A4 के नोट्स है वो आप खुद से बनाते रहना। A4 के नोट्स में लास्ट में दूंगा, जब पूरी लेक्चर्स खत्म हो जाएंगी उसके बाद में जो पीपीटी है उनको मैं A4 में कन्वर्ट करूंगा। जो इस तरीके के जो प्रॉपर नोट्स होते हैं ना, वो अपने बाद में आएंगे, मार्च एंड में 31 मार्च के आसपास आएंगे। उससे पहले आप पीपीटी से काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो आप बेस्ट है आप अपने नोट्स बनाओ, जैसे जैसे आप करते जाओ अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, सबसे बेस्ट तरीका वही होता है, क्योंकि सबके नोट्स अलग होते हैं। आपके लिए कुछ चीज़ें अलग है, दूसरों के लिए कुछ अलग है, ठीक है। तो A4 के नोट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इस फॉर्मेट में नोट्स आएंगे, लेकिन उनमें टाइम लगेगा, मार्च एंड में आएंगे। जैसे 25 मार्च को अपन क्लासें खत्म करते हैं तो 31 मार्च 1 अप्रैल के आसपास आएंगे वो, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक भी आएगी, 150 के आसपास ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनसे पूरी इकोनॉमिक्स आपका कवर हो जाएगी। ऑप्शंस इतने मल्टीपल होंगे कि सारे, जो जैसे मान लो WPI CPI अपन ने पढ़ा, तो सारी चीज़ें अपन कवर कर लेंगे उन ऑप्शंस के थ्रू। कितने क्या बास्केट होती है, कितने आइटम्स होते हैं, कौन जारी करता है, क्या बेस ईयर है, सारी चीज़ें अपन WPI CPI की कवर कर लेंगे, ठीक है। डर खत्म करना मेरा उद्देश्य है। इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद में मैं ये चाहता हूँ कि भाई, मतलब बच्चों को ऐसे लगे कि यार बहुत लल्लू सब्जेक्ट है यार, ये तो फालतू डर रहते इससे, ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, ये इनके क्वेश्चन आते रहते हैं और बच्चा कंफ्यूज होता रहता है। तो रियल लाइफ में एग्जांपल लूंगा, जैसे मान लो ये कटोरी है, ये कटोरी आज 10 रुपये की है, मान लो 2021 रुपये में 10 रुपये की है, 2022 रुपये में ये 30 रुपये की हो गई, मतलब इन्फ्लेशन हुआ, सीधी सी बात है, महंगाई बढ़ी, मुद्रास्फीति बढ़ी। महंगाई और मुद्रास्फीति में क्या अंतर होता है ना। स्फीति का मतलब क्या होता है, प्रचुरता होती है, कोई मात्रा बढ़ जाती है तो, है ना, प्रचुरता। और मुद्रा का मतलब पैसा हो गया, जब पैसा बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हो जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है ना। तो इस तरीके से अपन इवन संधि विच्छेद करके बिल्कुल लेमन टर्म्स में अपन देखेंगे कि कैसे भाई मुद्रा बढ़ने से कैसे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जैसे मान लो ये पेन है और ये दुनिया में एक ही पेन है ऐसा, और कोई खरीदने आया मेरे से, उसके पास 100 रुपये है, और फिर थोड़ी देर बाद में मैंने बेचा नहीं, उससे पहले कोई आया कि मैं तो 150 रुपये दूंगा, तीसरा आया कि मैं तो 300 रुपये दूंगा। मुद्रा की प्रचुरता बढ़ गई है, तो फिर ये पेन महंगा होता जाएगा। अब मैं 300 वाले को दूंगा, जो पेन 150 रुपये का था अब 300 का हो गया, कोई आके 1000 रुपये देगा तो ये 1000 रुपये का हो जाएगा। जब मुद्रा लोगों के पास बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इस तरीके से लेमन टर्म्स में अपन समझेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति 10 से 30 रुपये का हो गया, मुद्रास्फीति हो गई, ठीक है। अब 2023 में ये 40 रुपये का हो गया, मतलब बढ़ा तो है, इंक्रीज तो है 30 से 40 का, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना पहले बढ़ा था। 10 से 30 रुपये तो सीधा तिगुना हो गया था, लेकिन अब तिगुना नहीं हुआ, 30 से 40 रुपये जाने में तिगुना नहीं हुआ ना, कुछ परसेंटेज ही बढ़ा, 33% ही बढ़ा, पहले सीधा 200% बढ़ा था। मतलब महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितना पहले बढ़ी थी। इसको बोलते हैं अविस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो है लेकिन वो गुब्बारा श्रिंक होता जा रहा है, डिश होता जा रहा है। तो इस तरीके से,
और डिफ्लेशन क्या होता है? उल्टा, महंगाई का उल्टा, मतलब सस्ती हो गई। जो चीज़ 2021 में 10 रुपये की थी वो 2022 में मान लो 5 रुपये की हो गई, सस्ती हो गई, उसे बोलते हैं अपस्फीति। अप डाउन हो गया, ठीक है। तो अवस्फीति और अपस्फीति में अंतर समझ में आ गया। तो इस प्रकार लेमन टर्म पे पढ़ेंगे कि कोई चीज़ 10 रुपये से 5 रुपये की हो जाती है तो उसे अपस्फीति बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। और कोई उस रेट से नहीं बढ़ रही जितनी रेट से बढ़ तो रही है, महंगी तो हो रही है, तो उसे बोलेंगे अवस्फीति या फिर डिसइन्फ्लेशन। तो इस तरीके से अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो चलो जल्दी जल्दी मैंने बता दिया। प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल आपको न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड समझ में आने लग जाएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। फिर उसके बाद में एग्जाम यूटिलिटी। भाई मजा भी आ रहा है, कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, न्यूज़पेपर भी बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होते फिर क्या काम का भाई नहीं हो। तो सिंपल सी बात है कि आप जो भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अटेम्प्ट करोगे वो क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। ये एक पैरामीटर होता है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो जैसे सीपीआई पे क्या फर्क पड़ रहा है, रेपो रेट का, बैंक रेट का, एसएलआर का, रिवर्स रेपो रेट का, इनका, ये चीज़ें आराम से आपसे हो जाएगी अपन अच्छे से पढ़ेंगे तो। उसके अलावा आपको ये सब डर खत्म कर देने की भाई बोथ मीडियम, ये सब डर आपके यहाँ पे हावी होते। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना, हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ रहा है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं कोई एलियन नहीं हूँ, मैं कोई प्योर इंग्लिश मीडियम का नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का हो सकता है, लेकिन वही टूटी फूटी अंग्रेजी आती है। तो डर खत्म कर दो। यदि आप सच में इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हो तो ये डर को अलग से हटा दो, आपको हर कंसेप्ट समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। दोनों मीडियम में अपन, जैसे मैं कभी भी इन्फ्लेशन बोलूंगा तो साथ में मुद्रास्फीति भी बोल दूंगा, कभी मैं रेपो रेट को चलो रेपो दरी बोलेंगे, उसके अलावा जैसे क्या बोलेंगे, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी बोलूंगा तो मौद्रिक नीति में बोलूंगा, उसको तो हिंदी में मैं कर दूंगा, है ना, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट बोलूंगा तो राजकोषीय घाटा में बोल दूंगा। तो दोनों मीडियम्स को ये फायदा होगा। स्मार्ट बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे, ये सब आपके माइंड का डर है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आई थिंक आपको सारी चीज़ें स्मार्ट बोर्ड से बेटर दिख रही है। 1/3 में मैं दिख रहा हूँ, बाकी चीज़ों में हर चीज़ आपको दिख रही है। अब आपने मन में ही बना रखा है कि भाई स्मार्ट बोर्ड भी है। मैं अभी एथिक्स की क्लासेज खत्म करके आऊँ, रिपामेक्स में स्मार्ट बोर्ड पे पूरी पढ़ाई है, वो भी कर सकता हूँ, बट मेरा मन है कि मैं यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ, अभी इकोनॉमिक्स इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ यूट्यूब पे। तो अब आपका डर है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी कंसेप्ट समझाने की गारंटी मेरी है। मेरी कुछ मांग है, एक मांग ये कि भाई रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ या फिर आप कितना भी अच्छा पढ़ लो और आपने रिवीजन नहीं किया तो क्वेश्चंस नहीं होंगे, है ना। जैसे मान लो मैंने इकोनॉमिक्स से पूरा सिलेबस खत्म किया और आज के 3 महीने बाद में मुझे आके आप एकदम से एचडीएफ और एमएसएफ में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में यदि डिफरेंस पूछ लोगी तो मैं एकदम से अटक जाऊँगा कि यार मुझे नहीं आता। ये हर आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई पढ़ा रहा हो चाहे पढ़ रहा हो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक कि जैसे मान लो आप 1.5 करोड़ की ओडी लाए, ठीक है, ओडी Q7 ले आए, 1 करोड़ की कितने की आती है ना, तो ये ले आए आप, और इसके शीशे बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत अच्छे शीशे हैं क्योंकि महंगी गाड़ी है। और एक आपके पास अल्टो है, ये जैसे बहुत इंटेलिजेंट है, इसका आईक्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है इंसान का, और इसका आईक्यू बेचारे का कम है, लेकिन इस कांच पे मान लो धूल जम रही है, 15 दिन से बाहर खड़ी है गाड़ी, तो क्या आपको विजिबिलिटी क्लियर आएगी? और इस भाई ने, इसका आईक्यू कम है, सस्ती गाड़ी है, लेकिन ये डेली अपने कांच को साफ करता है, तो किसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी? 1.5 करोड़ की गाड़ी की ज़्यादा होगी, अल्टो की ज़्यादा होगी? अल्टो की, क्योंकि वो डेली साफ कर रहा है उस कांच को। तो कांच कितना भी अच्छा हो, यदि उसको साफ नहीं करेंगे तो विजिबिलिटी कम आएगी। ठीक वैसे ही आप में कितनी भी बुद्धि हो, कितनी भी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, यदि आपने रिवाइज नहीं किया, जो माइंड में जो धूल जम रही है उसको साफ नहीं किया, तो फिर क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है। दूसरी मेरी मांग ये रहेगी, देखो आई बिलीव इन म्यूचुअल लव, एक तरफा प्यार मुझे नहीं पसंद। तो ऐसा नहीं कि भाई मैं अपना 100% दे रहा हूँ और आप नहीं दे रहे हो। तो यूजुअली ऐसा होगा कि देखो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो आइदर यू आर गेटिंग बेनिफिटेड विथ माई लेक्चर्स, आपको या तो लेक्चर से फायदा हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, या फिर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो आप चले जाओगे, नहीं देखोगे तो कोई इश्यू नहीं है, वो दैट्स माई फॉल्ट, वो आपकी गलती नहीं है। लेकिन फ़ायदा हो रहा है तो फिर मैं आपसे डिमांड करूंगा कि आप क्योंकि अभी इसका तो कोई पैसा ले नहीं रहे अपन, तो रेसिप्रोकेशन में आप कम से कम कमेंट करके जाओ जब लेक्चर खत्म हो जाए कि भाई अच्छा लगा, बुरा लगा, ये इंप्रूव हो सकता है, इंप्रूवमेंट हुआ, समझ में आया। तो कम से कम, जैसे यूजुअली ऐसा होता है कि जैसे 200 कमेंट के बाद में मैं नेक्स्ट लेक्चर ले आऊँगा। आई नो इट्स ए वेरी हार्श डिमांड, लेकिन अब ये करना पड़ता है कि आ जाते हैं 200 कमेंट आराम से आ जाते हैं, मुझे पता है, लेकिन पहले नहीं बोलता था ये सब चीज़ें। लेकिन अब समझ में आ गया कि यार बच्चों को बोलते हैं ना तभी वो करते हैं, खुद से कोई करता ही नहीं है, तो आपने हक मांगना पड़ता है ये इस कठोर दुनिया में। तो ये चीज़ मैं डिमांड करूँगा कि, और ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा 20 कमेंट कर रहा है, अलग अलग बच्चे, यदि आपको सच में पसंद आ रहा है
फॉर एग्जांपल जैसे व्यूज़ के हिसाब से लेते हैं, जैसे 2000 व्यूज आ गए तो कम से कम आई वुड एक्सपेक्ट कि 200 कमेंट तो है। वो व्यूज ही नहीं आ रही वो बात अलग है, फिर वो मेरी गलती है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन यदि 2000 बच्चे देख रहे हैं और उसमें से 200 भी कमेंट नहीं करे तो फिर वो आपकी गलती है कि आप बिल्कुल ग्रेटिट्यूड ही नहीं शो कर रहे हो। आप सामने वाला कोई मेहनत कर रहा है, कोई भी हो दुनिया में, मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली मी, कोई भी टीचर हो या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, आपके लिए कोई कुछ करता है और आप उसको, हम कहाँ बोलते हैं अपने माँ बाप को आई लव यू, या फिर आई लव यू तो चलो ठीक है अपने कल्चर में नहीं, लेकिन अपने माँ बाप के को थैंक यू भी कब बोलते हैं, धन्यवाद कब बोलते हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना किया। तो ये अपने को हैबिट बनानी है कि कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो उसको धन्यवाद बोले, उसको अप्रिशिएट करें। और हाँ बिल्कुल, यदि कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर सकते हो कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, इसको दोबारा पढ़ा दो, या फिर जो भी है ना, वो आपका हक है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी ठीक है, ये हर लेक्चर के बाद बताता हूँ कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते रहो, एक्सरसाइज वगैरह करते रहो। देखो मैंने अभी पिछले 1 महीने में लगभग 4-4.5 किलो वजन कम किया है, क्योंकि बढ़ गया था। आप पिछले लेक्चर देखना मेरे, तो उनमें थोड़ा वजन बढ़ गया था। हेल्दी खाना खाते रहो घर का, और घर वालों से टच में रहो, फैमिली मेम्बर से टच में रहो, फ्रेंड्स से टच में रहो, चाय की थड़ी पे बैठ जाया करो, एक दिन सब मर जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, और उनके भी टच में रहो, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करो। बाकी ये इनिशिएटिव अच्छा लगे, कनेक्ट का चीज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, नहीं लग रही हो तो डिसलाइक कर दो। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कमेंट करके बता दो कि क्या क्या डिमांड्स है आपकी इकोनॉमी में। ठीक है, कुछ भी कमेंट कर दो आप, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। कोई भी आप डाउट पूछना चाहते हो जो मेरे से इंट्रोडक्टरी लेक्चर में छूट गया हो, वो भी आप पूछ सकते हो। सारों के रिप्लाई करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों वगैरह को बता सकते हो कि भाई इंडियन इकोनॉमी की सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बाकी पीडीएफ्स वगैरह आपको मिलती जाएगी, हर लेक्चर की पीपीटी मिलती जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।